नमस्कार मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वह वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल की जो ताज़ा तरीन घटनाएं हैं उससे हम आपको अवगत कराएंगे और जो आप न्यूज में सुने भी देखे होंगे और रील में भी देखे होंगे। तो लेकिन हम आज क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे किस प्रकार से उस न्यूज को हम लोग अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी बना ले और गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो जहां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। आप लोग जान ही रहे हो 6 से 7 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए क्लास बेहद उपयोगी है और खास करके अभी यूपी पीसीएस का आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से अगर अभी से आप फॉर्म भर रहे हैं और आप तैयारी कर लेते हैं, मेरी करंट अफेयर की क्लास देख लेते हैं, तो लास्ट में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो मित्रों, देरी न करते हुए हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने है। 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक, कौन सा है मित्रों? 44वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन सा है मित्रों? 44वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा एस जयशंकर, बी ऑप्शन हो जाएगा अजीत डोभाल जी और सी ऑप्शन हो जाएगा नितिन गडकरी और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह। तो किसे सम्मानित किया गया है मित्रों? अजीत डोभाल। किसे सम्मानित किया गया है मित्रों? अजीत डोभाल जी को सम्मानित किया गया। और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है मित्रों? यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इसमें लोकमान्य तिलक 44वां पुरस्कार पूछा गया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 में 43वां पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 43वां किसे दिया गया था मित्रों? किसे दिया गया था? नितिन गडकरी जी को। किसे दिया गया था? नितिन गडकरी। किसे? नितिन गडकरी। किसे? नितिन गडकरी जी को दिया गया। यह वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। किसके द्वारा दिया गया? यह जो अजीत डोभाल जी को यह पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो किसके द्वारा? यह वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके? अमित शाह। किसके द्वारा? अमित शाह जी के। अमित शाह जी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार क्या नाम है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। और यह क्यों दिया जाता है? पुरस्कार आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए, या कह लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और किसको दिया गया? आप जान ही रहे होंगे। एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। यह किस प्रकार से पाकिस्तान में भी रहे हैं, अपनी सेवा दिए हैं और हर जगह कई देशों में इन्होंने अपनी राष्ट्र के तहत सेवा दी है। और इस समय यह क्या है? भारत के एनएसए। तो इतना प्रश्न हो गया आपका करंट अफेयर से, जो वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और अब यहाँ पर लोकमान्य तिलक आ गया। तो कुछ स्टैटिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो तिलक जी ने क्या कहा था आजादी की लड़ाई में? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? तिलक ने दिया था। किसने दिया था? तिलक, लोकमान्य तिलक ने। और एक प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है इनसे संबंधित, त्रिमूर्ति में किसका किसका नाम आता है? आपको त्रिमूर्ति दे देगा कि त्रिमूर्ति और किसका किसका नाम आता है। तो यहाँ पर वह ट्रिक है, आपको एक ट्रिक है, लाल बाल पाल। क्या है मित्रों? लाल बाल पाल। त्रिमूर्ति नारा क्या दिया था इन्होंने? वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो मैं लिख देता हूं
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और त्रिमूर्त, यह त्रिमूर्त है और यह आपसे इस त्रिमूर्त शब्द की त्रिमूर्त किसे कहा जाता था? तो लाल बाल पाल। क्या है मित्रों? लाल बाल और पाल। तो आपसे यह प्रश्न दे करके पूछ लेता त्रिमूर्त किसे कहा जाता था, तो एक ट्रिक है कि लाल बाल पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल है बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, यह आपको याद रखना है कि त्रिमूर्त अगर हिस्ट्री में आता है आपका स्टैटिक्स है तो त्रिमूर्त किसे कहा जाता था? लाल बाल पाल को। और लाल क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 2026 में प्रतिष्ठित लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को सम्मानित किया गया, यह जान ही रहे हैं आपको। और यह 1 अगस्त 2026 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पूर्ति के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अजीत डोभाल को यह पुरस्कार क्यों मिला है? राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादी रोधी अभियानों में उनके योगदान के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादी रोधी अभियानों के लिए उनके अभिमान के लिए मिला है। और अभी मैं आपसे चर्चा करूं, तिलस्मा किसको दिया गया था? नितिन गडकरी। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बन गया है? किसका सदस्य है मित्रों? WTO का सदस्य ही है, लेकिन उसके मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बन गया है? तो ए ऑप्शन होगा 110वां सदस्य, बी ऑप्शन हो जाएगा 120वां सदस्य, सी ऑप्शन होगा 130वां सदस्य और डी ऑप्शन हो जाएगा 123वां सदस्य। तो कौन सा सदस्य बन गया मित्रों भारत? 123वां। कौन सा सदस्य? 123वां सदस्य भारत कौन सा सदस्य बना है? 123वां मित्रों। कौन सा सदस्य? 123वां। कितना? कौन सा? 123वां सदस्य कौन बना है? भारत बना। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और भारत WTO का क्या है मित्रों? संस्थापक सदस्य। भारत क्या है? WTO का संस्थापक सदस्य है। और अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा WTO के बारे में, क्योंकि यह WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी का सदस्य बना है, तो 123वां सदस्य भारत बन गया। यह आपका करंट है, लेकिन करंट के साथ साथ अगर हम लोग स्टैटिक्स जीके पढ़ते हैं, क्योंकि अब WTO आ गया है। क्या मित्रों? WTO आ गया है, तो इसका प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यह वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है। जब जब यह चर्चा में होती है तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो जो इसके मत्स्य सब्सिडी का जो समझौता हुआ उसमें कौन सा सदस्य भारत बन गया है? 123वां सदस्य भारत बना है। अब इसके बारे में हम लोग WTO के बारे में देख लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। WTO इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। स्थापना मित्रों, स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1 जनवरी 1995 WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995। और इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? मुख्यालय जिनेवा। कहाँ पर मित्रों? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इस समय इसके कितने कुल सदस्य हैं? 166 कुल सदस्य इसमें कितने हैं इस समय? 166 कुल सदस्य इसमें 66 हैं। और इनके महानिदेशक इस समय कौन है? नगोजी ओकोजो, नगोजी ओकोजो इवेला। कौन है मित्रों? नगोजी ओकोलो नगोजी ओकोलो ओकोजो, ओकोलो नहीं है मित्र, नगोजी ओकोजो 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 नगोजी ओकोजो इवेला इवेला नकोजो नगोजो ओकोजो इवेला इसके कौन है? महानिदेशक है। अब भारत इसका संस्थापक सदस्य है मित्रों, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। जब इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की हुई थी तो भारत इसका सदस्य था, भारत इसका संस्थापक सदस्य। लेकिन मित्रों इससे पहले WTO से पहले एक संस्था थी गैट, GATT। क्या नाम था? GATT गैट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1947 में। और यही गैट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैक्स एंड ट्रेड, और इसी के बाद इसका WTO नाम रख लिया गया। कब? 1995 में इसका गैट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से वही सारी चीजें देख लेते हैं। भारत विश्व व्यापार WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी का कौन सा सदस्य? वेरी इंपॉर्टेंट है, 123वां सदस्य बन गया है मित्रों। भारत कौन सा सदस्य बन गया है? 123वां, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20 जुलाई को जिनेवा में अपना आधिकारिक स्वीकृति पत्र जमा कर दिया है। इसका समझौते का उद्देश्य क्या है? जो यह समझौता हुआ मत्स्य पालन समिति, भारत 123वां सदस्य बना है, इसका उद्देश्य है कि अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाले हानिकारक सरकारी सब्सिडी पर रोक लगाना है तथा समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है। जिस तरह मछली पकड़ने के लिए अवैध तरीके से अवैध प्रयोग किया जाता है और कई सरकारें उस पर सब्सिडी देती हैं, उस पर रोक लगाई जा रही है क्योंकि उससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। अब WTO के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इससे पहले जो गैट जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसका पहले जो नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, 30 अक्टूबर 1947 को। अभी जो हम 1947 आपसे बात की यही इंपॉर्टेंट है। और WTO की स्थापना, यहाँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा है। तो 1 जनवरी 1995 भारत इसका सदस्य 1 जनवरी 1995 में बना, यानी भारत इसका संस्थापक सदस्य है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके कुल सदस्य इस समय 166 हैं। महानिदेशक नगोजी ओकोजो इवेला, है। तीसरा क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने है, 2026 में किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इटली, बी हो जाएगा चीन, सी हो जाएगा भारत और डी हो जाएगा जापान। तो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन WAICO का शुभारंभ किस देश में किया गया है? तो चीन में। यह वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, किस देश में किया गया है? चीन में। और इसका मुख्यालय कहां पर है मित्रों? मुख्यालय तो संघाई चीन। इस समय इसके कितने सदस्य हैं? 2026 में कितने सदस्य हैं? तो सदस्यों की संख्या 29 है। भारत इसका सदस्य अभी नहीं है मित्रों। और इसकी जो यह WAICO की स्थापना की गई, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, यह
संघाई चीन में की गई, इसके सदस्य 29 हैं। लेकिन जो विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन जो संघाई चीन में आयोजित किया गया था, उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी WAICO की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन किसके दौरान? विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन। इस सम्मेलन के दौरान ही, इस सम्मेलन के दौरान जो संघाई चीन में हुआ था, उस सम्मेलन के दौरान ये वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। उस सम्मेलन विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान। अब WAICO के मुख्यालय इसका कहाँ है? संघाई चीन में है। कुल सदस्य 29 है और भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं, मतलब भारत इसका सदस्य अभी नहीं बना है। तो आगे कुछ हम लोग स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। जुलाई 2000 चीन के संघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में WAIC के दौरान WAICO का शुभारंभ किया गया। इसका मुख्यालय संघाई चीन में, इसके संस्थापक सदस्य 29 हैं, भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच समावेशी AI विकास, तकनीकी सहयोग तथा AI गवर्नेंस को बढ़ावा देना। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में लाकाडोम हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य की लाकाडोम हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाकाडोम हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया है, किस राज्य में? तो आपसे पूछ रहा है किस राज्य की लाकाडोम हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस शुरू किया गया है। और यह किसने शुरू किया? सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य में? ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, बी होगा मणिपुर, सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मेघालय। तो यह किस हल्दी जो आपकी दी गई है लाकाडोम, यह कहाँ की है मित्रों? मेघालय की। लाकाडोम हल्दी कहाँ की है? जिसे मिशन गोल्डन स्पाइसेस के रूप में शुरू किया गया है। कहाँ पर? मेघालय। अब यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मेघालय आ गया है तो कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है मेघालय के बारे में। तो मेघालय किससे अलग होकर बना है मित्रों? असम से। और इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में की गई थी। यह मेघालय किससे अलग हुआ था? असम से। मेघालय किससे अलग हुआ था मित्रों? असम से अलग हुआ था। और 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 21 जनवरी 1972। किससे अलग हुआ था मेघालय? असम से मित्रों। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और बादलों का घर, मेघालय को क्या कहा जाता है मित्रों? मेघालय को बादलों का घर, बादलों का घर क्यों कहा जाता है? कभी आप जो मौसम में, बारिश के मौसम में वहां जाएंगे तो आपके सर के ऊपर से बादल उड़ता हुआ दिखाई देगा। जो पहाड़ियां हैं वहां ऊंचे स्थानों पर आप जाएंगे तो बादल उड़ता हुआ दिखाई देता है, या बहुत नजदीक से बादल दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे बादलों का घर कहा जाता है। और चेरापूंजी मासिनराम दोनों स्थान यहीं पर होते हैं जहां भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। कहां पर? चेरापूंजी और मासिनराम में। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, चेरापूंजी और मासिनराम एवं मासिनराम। कहां पर मित्रों? चेरापूंजी और मासिनराम में भारत की सबसे अधिक वर्षा यहीं पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। कौन है मित्रों? कोनराड संगमा ने मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत की है। मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत
की है और 5 वर्षीय परियोजना है 2025 से 2030 तक। इसमें कितना कुल पैसा खर्च किया जाएगा? 175.45 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है? लाकाडोम हल्दी की खेती के क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 700 हेक्टेयर करना तथा किसानों की आय को दुगना करना। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए गुजरात में, बी ऑप्शन महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन केरल में और डी ऑप्शन कर्नाटक में। तो मित्रों आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहां पर एआई संचालित पक्षी अभयारण्य, भारत का पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य कहां बनाया जा रहा है मित्रों? महाराष्ट्र में। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के कहा? थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। कहां पर मित्रों? थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। कहां पर? थाणे क्रीक, कहां पर? थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। कहां पर मित्रों? थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य, मुंबई के थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में बनाया जा रहा है। कौन? पहला एआई संचालित पक्षी अभयारण्य। कहां पर? बम्बई के थाणे क्रीक। और इसका जो नाम रखा गया है भाडुप वर्ड पार्क, भाडुप वर्ड पार्क, भाडुप बर्ड पार्क। क्या नाम रखा गया मित्रों? भाडुप वर्ड पार्क। भाडुप क्या नाम है मित्रों? भाडुप वर्ड पार्क। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है किस राज्य में बनाया जा रहा है, और आपसे स्थान अगर पूछ लेता है कि किस स्थान पर बनाया जा रहा है, मुंबई के थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में। और स्थान का नाम क्या है? उस पार्क का नाम, उस पार्क का नाम क्या है मित्रों? भाडुप वर्ड पार्क। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप इतना तथ्य, करंट अफेयर से संबंधित इतना तथ्य याद करके रखते हैं तो कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन आपके प्रश्न सही हो जाएंगे मित्रों। अब मराठा आ गया है महाराष्ट्र, तो इसकी स्थापना मराठा राज्य की किसने की थी? शिवाजी ने की थी। और भारत की आर्थिक राजधानी आप लोग जान ही रहे हैं मुंबई है, लेकिन महाराष्ट्र की उपराजधानी, महाराष्ट्र की उपराजधानी किसे कहा जाता है? तो उपराजधानी महाराष्ट्र की उपराजधानी क्या है मित्रों? क्या है? नागपुर। महाराष्ट्र की उपराजधानी क्या है? नागपुर। कहाँ है मित्रों? नागपुर में। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, चमक धमक वाली सिटी है। लेकिन महाराष्ट्र की उपराजधानी क्या है मित्रों? नागपुर है। और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने। तो इतना कुछ स्टैटिक्स और कुछ करंट इसी तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे, जिससे आपका रिवाइज जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी है, ये आपका रिवाइज होता चले। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एआई संचालित अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है, मुंबई के थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। ये आपको हम बता चुके हैं। कहां पर? मुंबई के थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। कहां पर मित्रों? थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में, महाराष्ट्र। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसका नाम क्या है? भाडुप वर्ड पार्क। भाडुप वर्ड पार्क है। इसका बजट कितना है? 45 करोड़। 45। उद्देश्य क्या? भारत का पहला एआई आधारित पक्षी पहचान एवं निगरानी केंद्र है। भारत का एआई आधारित पक्षी पहचान एवं निगरानी केंद्र है। विकसित करना है जो पक्षियों की रियल टाइम मैपिंग तथा विभिन्न प्रजातियों की पहचान करेगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना? कौन सी योजना है मित्रों? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी योजना? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
शुरू किया है किस छात्राओं के लिए? मेधावी। आप लोग याद रखें किन छात्राओं के लिए? मेधावी छात्रों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश ए ऑप्शन होगा आपका, उत्तर प्रदेश बी ऑप्शन हो जाए, राजस्थान सी होगा, तमिलनाडु और डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो किस प्रदेश ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इसकी इस योजना की शुरू की। स्नातक स्तर, जो बच्चियां स्नातक पास कर चुकी हैं और विद्यालय हो या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में जो 5% जो टॉप की लड़कियां हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। विश्वविद्यालय और विद्यालय कितनी परसेंट? 5% टॉपर लड़कियों को जो स्नातक उत्तीर्ण की गई हैं इस योजना का लाभ दिया जाए। और सरकार ने इसके लिए जो बजट रखा है वो 400 करोड़ का। कितने का? 400 करोड़। कितने का? 400 करोड़ का बजट रखा है सरकार ने। यह वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। किनको दिया जाएगा? उन लड़कियों को दिया जाएगा किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय में जो टॉप 5% में आती हैं, यानी मेधावी छात्राओं को यह दिया जाएगा। और इसमें बजट कितना निर्धारित किया गया है सरकार द्वारा? 400 करोड़ का। यह वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है किसी रूप में। अगर देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का संबंध किस प्रदेश से है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको घुमा कर पूछा जाता है जा सकता। कभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के मतलब लड़कियों के उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना की शुरुआत की है। इसमें बजट कितने का निर्धारित किया गया है? तो 400 करोड़ का। अब इसमें एक और ट्विस्ट घुमाकर पूछ सकता है कि क्या सबको दिया जाएगा? नहीं, टॉप की मतलब मेधावी किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय की जो मेधावी छात्र हैं टॉप मोस्ट 5% को यह स्कूटी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उस स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई योजना, क्या योजना का नाम है? कितने? 5% मेधावी छात्रों को स्नातक उत्तीर्ण करने वाली विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं को मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। इसका बजट कितना तैयार किया गया है? 400 करोड़। लेकिन मित्रों दो योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यह वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। यह किस प्रदेश में शुरू की गई है मित्रों? उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने जन्म से स्नातक की पढ़ाई तक 25,000 रुपए किस्तों में दिया जाएगा। कितना? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए जन्म से और स्नातक की पढ़ाई के लिए यह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यह वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू गई है। और दूसरी योजना युवा उद्यमी योजना। युवा योजना, युवा उद्यमी युवा उद्यमी योजना यह भी मित्रों उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। युवा उद्यमी योजना इसमें क्या है? इसमें 5 लाख जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार करने के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 5 लाख। और इस पे ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसमें ब्याज नहीं लिया जाएगा। कितना ही तथ्य आपको याद करके रखना है। प्रोजेक्ट गंगा, अभी हाल में एक प्रोजेक्ट गंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट गंगा यह भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। किसने? यूपी सरकार। यह सारी योजनाएं किसने शुरू की है? यूपी सरकार। यूपी सरकार ने 9 जून 2026 को कब शुरू किया गया है प्रोजेक्ट गंगा? 9 जून 2026 को प्रोजेक्ट
गंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की गई। इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए, जिससे किसी भी योजना परियोजना का लाभ लेने के लिए लोग जागरूक हो सके। तो इस योजना के साथ हम 3 योजना जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकती है, उसके बारे में हम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के साथ साथ हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें कितना 25,000 रुपए मिलेगा जन्म से और स्नातक तक के लिए। युवा उद्यमी योजना, इसमें कितना दिया जाएगा, 5 लाख उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और प्रोजेक्ट गंगा यूपी में 9 जून 2026 से चलेगी। इसका मतलब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ना, जिससे उनको सारी योजनाएं, सरकार की सारी योजनाएं का लाभ मिल सके और सरकार के जितने जागरूकता अभियान है उस सब के बारे में आसानी से जानकारी दी जा सके। तो 7वां क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है और यह पुस्तक से संबंधित है, 2026 में बियॉन्ड जीडीपी, क्या पुस्तक का नाम है, बियॉन्ड जीडीपी इन परसू ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस, इन परसू ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस, यह वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका आना आपकी परीक्षा में तय है। नामक पुस्तक का विमोचन किसके मतलब विमोचन किसके द्वारा किया गया, इसके लेखक कौन, नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, लेकिन यहाँ से आपसे पूछ रहा है विमोचन किसके द्वारा नहीं किया गया, लेखक का नाम पूछ रहा है। तो ए हो जाएगा अमिताभ घोष, बी हो जाएगा आलोक रंजन, सी हो जाएगा एन.के. सिंह और डी हो जाएगा शशिकांत दास। तो आपका उत्तर हो जाएगा आलोक रंजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी पुस्तक है, बियॉन्ड जीडीपी इन परसू ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह किसकी पुस्तक है, आलोक रंजन जी की, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। 2026 में बियॉन्ड जीडीपी इन परसू ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है, आलोक रंजन। यह उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इस पुस्तक में जीडीपी को आर्थिक विकास के एकमात्र पारंपरिक पैमाने के रूप में चुनौती दी गई है कि जीडीपी विकास ही किसी देश का आर्थिक पैमाना या विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। इसी के बारे में उन्होंने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से कोई जरूरी नहीं है किसी देश का विकास बहुत अधिक हो, जीडीपी बढ़ रही हो, लेकिन वहां पर भुखमरी बेरोजगारी फैली हो, तो उस ग्रोथ कुछ लोगों के हाथ में, विकास का माध्यम कुछ लोगों के हाथ में, जैसे रिलायंस, मुकेश अंबानी या कुछ चुनिंदा लोगों के 10% लोगों के हाथ में पूरे देश का विकास हो, जीडीपी हो और सारे लोग भुखमरी से पीड़ित हो, तो उसे विकास नहीं कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ए ऑप्शन हो जाए बी आर सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन हो जाएगा अनुराग जैन और बी ऑप्शन हो जाएगा अनुराग जैन, सी ऑप्शन हो जाएगा अशोक लाहिड़ी और डी ऑप्शन हो जाएगा निधि छिब्बर। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अनुराग जैन को अभी हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त कर लिया गया। किसको, अनुराग जैन जी को हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त कर लिया गया है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रथम सीईओ कौन थे, तो निधि श्री कौन थे मित्रों, सिंधु श्री खुल्लर। कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर प्रथम सीईओ। सिंधु श्री खुल्लर प्रथम सीईओ कौन थे मित्रों, सिंधु श्री खुल्लर। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, यहाँ पर सी ऑप्शन में जो नाम दिया है वह कौन है, अशोक लाहिड़ी। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वह कौन है, अशोक खुल्लर उपाध्यक्ष, अशोक लाहिड़ी उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लाहिड़ी। और जो इन्होंने
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का स्थान लिया है अनुराग जैन ने। किसका स्थान इससे पहले कौन था? तो निधि छिब्बर। निधि छिब्बर ऑप्शन में दिया हुआ है। निधि छिब्बर इनसे पहले, अनुराग जैन से पहले कौन थी? निधि छिब्बर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे जो वेरी इंपॉर्टेंट बार बार स्टैटिक्स में पूछा जा सकता है कि योजना, नीति आयोग से पहले कोई संस्था थी? तो योजना आयोग थी। अब आपसे वेरी इंपॉर्टेंट पूछता उसका डेट, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च। कब की गई थी? 15 मार्च 1950। कब की गई थी मित्रों? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग को 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 कब की गई मित्रों? 1 जनवरी 2015। यह स्टैटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग जान ही रहे होंगे कि नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है जो नियम कानून बनाती है, और उसका जो मेन लक्ष्य है केंद्र और प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना, क्योंकि संघ की परिकल्पना बनी रहे, इसलिए किया गया है कि संघ की परिकल्पना बनी रहे। तो कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। अब अनुराग जैन को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है, और यह 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडेट के अधिकारी हैं। कथन कारण में कभी क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। उन्होंने 2 वर्ष ये सब चीजें नहीं पूछेगा आपसे, बस ये किस कैडेट का आपसे पूछा जा सकता है, किस कैडेट के आईएएस अधिकारी रहे हैं बस, और किस बैच के। कभी कभी कथन कारण में क्वेश्चन पूछता है तो बैच आपसे पूछ लेता है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ किस प्रकार की संस्था है, तो देखिए यहाँ पर सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि ऐसा संघवाद जो एक बना तो रहे, लेकिन कुछ प्रदेश को भी कुछ प्रायोरिटी दी जाए, कुछ विकास करने की संभावनाएं दी जाए, डायरेक्ट उसी माध्यम से सबको परसू किया जाए और उनको सहायता पहुंचाई जाए। ये नहीं कि अगर कोई सरकार केंद्र में है और वह चाहे तो किसी विशेष राज्य के लिए विशेष पैकेज का आवरण कर सके। सबको समान बंटवारा नहीं किया जा सकता है मित्रों। कोई बहुत गरीब स्टेट होता है, कोई बहुत विकसित होता है, तो सबको समान बांट, कोई संसाधन देकर न देकर किसी के लिए असमान व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं, क्योंकि अगर वह उनको आप असमान व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो वह मुख्य धारा से पीछे रह जाएंगे। और हमको मुख्य धारा में लाना है, अपने सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर और सबका विकास करना है हर प्रदेश का। तो सहकारी संघवाद की परिकल्पना को अगर सार्थक करना है, इसी परिकल्पना को सार्थक करने के लिए टीम इंडिया, बार बार कहा जाता है टीम इंडिया, उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? उसमें प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और अन्य जहां मुख्यमंत्री नहीं केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। और कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, जैसे चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और दीव। आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना, नीति आयोग की संरचना क्या है? तो उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है और अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है, ऐसा आप लोग जान रहे होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है यह दैनिक कार्यों का प्रबंधन भारत सरकार के सचिव के बराबर का पदधारी होता है और यह करता है। विशेष आमंत्रित विभिन्न क्षेत्रों को विशेष परिभाषित और विशेष सदस्य में विशेष आमंत्रण किए जाते हैं। अब नीति आयोग के संबंधित और जब कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे हम मित्रों, तो नीति आयोग के संबंधित सारी बातें बताएंगे कि किस प्रकार की संस्था है, क्या क्या नीतियां तैयार करती, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी योजना आयोग की जगह। इन सारी बातों को हम बहुत विस्तृत में पढ़ाएंगे, लेकिन यह करंट अफेयर, यहाँ समय की बाध्यताएं होती है मित्रों। तो 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जुलाई 2026 में ग्लासगो में शुरू 23वें कॉमनवेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? आधिकारिक शुभांकर आपसे 23वें कॉमनवेल्थ 2026 का शुभांकर पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन होगा पेरी द बुल, बी ऑप्शन हो जाएगा क्लाइड, और सी ऑप्शन होगा आली द टर्टल, और डी ऑप्शन हो जाएगा फिन्नी द यूनिकॉर्न।
तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फिन्नी द यूनिकॉर्न। नवा क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा फिन्नी द यूनिकॉर्न कॉमनवेल्थ गेम 2026 का शुभांकर है। और यह जो कॉमनवेल्थ है 23वें क्रम का है, यह कब से कब तक चलेगा? तो 23 जुलाई, कब से कब तक? 23 जुलाई से 2 अगस्त। कब से कब तक? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक यह चलेगा। और यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? तो कुल देश की संख्या कितनी होगी? भाग लेने वाली देशों की संख्या 75। कितनी है मित्रों? 75 देश इसमें भाग ले रहे हैं। और कुल इवेंट कितना होगा? 10। कितना होगा? 10 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करके लगे। यह कहां पर हो रहा है? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। कहां पर? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यह आयोजन हो रहा है। लेकिन आपसे अगर स्टैटिस्टिक्स पूछे कि प्रथम राष्ट्रमंडल पर्सन कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल नहीं मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम 2000 कब खेला गया था? तो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम 1930 में खेला गया था। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम प्रथम कॉमनवेल्थ गेम 1930। वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां पर खेला गया था? हैमिल्टन। कहां पर? हैमिल्टन। कहां पर? हैमिल्टन में। और यह कहां है? कनाडा। हैमिल्टन कनाडा में प्रथम कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। और इस समय जो कॉमनवेल्थ ग्लासगो के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है, उसमें जो फिन्नी द यूनिकॉर्न क्या है मित्रों? फिन्नी द यूनिकॉर्न शुभांकर है। और कुल कितने देश? 75 देश हैं। और खेल कितनी है? खेल 10 खेल है मित्रों। और एक भारत इसमें जो अपना सदस्य है या भारत इसमें शामिल हो रहा है, वह कितने सदस्यों के साथ? 125। 125 सदस्य भारत से इसमें शामिल हो रहे हैं। इतना तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो स्टैटिक्स है 1930 में कॉमनवेल्थ गेम का शुभारंभ हुआ था। लेकिन पहली बार इसे कहा? हैमिल्टन कनाडा में। इसको शुरुआत कहां से हुई थी? हैमिल्टन कनाडा से 1930। अब कब से कब खेला जाएगा? जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक। इसमें भारतीय दल कितना? आपसे कई बार प्रश्न में पूछा गया कितना भारतीय दल शामिल? 125। अब जब यह गेम समाप्त हो जाएगा तो इसके बारे में विधिवत एक 5-7 मिनट की वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छे से इसका अध्ययन कराया जाएगा। लेकिन पहले यह बता दिया गया इसका शुभांकर कहाँ होगा, कितने देश भाग ले रहे हैं, कितने खेल है, तो आधा फैक्ट आपको तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं वही चीजें। 23वां कॉमनवेल्थ शुभांकर फिन्नी है, फिन्नी द यूनिकॉर्न। कहां पर? स्कॉटलैंड में ग्लासगो में हाल में प्रमुख खेल का शुभारंभ। अब यहाँ पर मित्रों कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट शुभांकर हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको हम एक बार दोहरा देते हैं। 3-4 हैं। फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर क्या क्या था? 3 देश कराए थे फीफा, तो उसके 3 शुभांकर थे। बल्च, मेपल, जायू। बल्च, मेपल, जायू 3 शुभांकर थे। और मिलानो कोर्टिन शीतकालीन ओलंपिक, कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में टीना और मिलो, इसका शुभांकर क्या था मित्रों? टीना और मिलो। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, 22वें राष्ट्रमंडल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में कौन सा है इसका उसका शुभांकर? तो मयूर। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का शुभांकर क्या है मित्रों? वीर। क्या है मित्रों? वीर। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभांकर क्या है? मोर वीर। मोर वीर। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 10वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है।
2026 में वार्षिक द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किन देशों के बीच आयोजित हुआ? क्या नाम है? टाइगर लाइटनिंग 2026 द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, और यह किन दो देशों के बीच हुआ है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। अभ्यास का नाम है टाइगर लाइटनिंग 2026। टाइगर लाइटनिंग 2026। तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत अमेरिका, बी हो जाता भारत बांग्लादेश, सी हो जाएगा अमेरिका और जापान, और डी ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश और अमेरिका। तो कहां पर हुआ मित्रों? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास है? टाइगर लाइटनिंग। कौन सा अभ्यास है? टाइगर लाइटनिंग अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। यह कहां पर खेला, यह अभ्यास हुआ है मित्रों? जलालाबाद छावनी। जलालाबाद छावनी कहां पर है? बांग्लादेश में। कहां पर हुआ है? जलालाबाद छावनी। जलालाबाद छावनी सिलहट। कहां पर है ये मित्रों? जलालाबाद छावनी सिलहट। जलालाबाद छावनी सिलहट कहां पर? बांग्लादेश। सिलहट बांग्लादेश में, जलालाबाद छावनी सिलहट बांग्लादेश में। जो टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास है, यह कहां पर हुआ है? जलालाबाद छावनी सिलहट में, और यह कहां पर है? बांग्लादेश। कहां पर है? बांग्लादेश। कहां पर मित्रों है? बांग्लादेश। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 कहां? बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है। आयोजन स्थल जलालाबाद छावनी सिलहट बांग्लादेश। अवधि 19 जुलाई से 31 जुलाई 2026। कब किया गया? 19 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक यह होगा। संचालन, इसका संचालन कर रहा है बांग्लादेश सेना की पैरा कमांडो ब्रिगेड तथा यूएस आर्मी की पैसिफिक कमांड। बांग्लादेश की कमांडो ब्रिगेड तथा यूएस आर्मी की पैसिफिक कमांड दोनों के द्वारा किया जा रहा है। कभी कभी पूछा जाता है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो बांग्लादेश की पैरा कमांडो ब्रिगेड यूएस आर्मी की पैसिफिक कमांड ब्रिगेड के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास जो है स्टैटिक्स, हम आपको बता देते हैं, उसका अध्ययन करा देते हैं। अभ्यास ब्रह्मास्त्र। अभ्यास ब्रह्मास्त्र क्या नाम है मित्रों? अभ्यास ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है मित्रों? अभ्यास ब्रह्मास्त्र। सॉरी मित्रों, अभ्यास ब्रह्मास्त्र। अभ्यास ब्रह्मास्त्र यह कहां पर किया गया है मित्रों? तो पोखरण में, राजस्थान के पोखरण। राजस्थान के पोखरण अभ्यास ब्रह्मास्त्र है, वह कहां पर किया गया है? राजस्थान के पोखरण में। और कब? 2026 में। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना द्वारा। आपसे पूछ ले अभ्यास ब्रह्मास्त्र किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान के पोखरण में किया गया है मित्रों। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। और दूसरा परंपरागत हो धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन 2026। धर्म गार्जियन 2026 या किसके किसके बीच होता है? भारत और जापान। भारत एवं जापान। धर्म गार्जियन किसके किस बीच होता है मित्रों? भारत और जापान के बीच होता है। और यह कहां हुआ? उत्तराखंड के चौबतिया। कहां पर हुआ मित्रों? उत्तराखंड के चौबतिया। उत्तराखंड के चौबतिया में। कहां पर? उत्तराखंड के चौबतिया में। कहां पर मित्रों? चौबतिया उत्तराखंड।
उत्तराखंड के चौबतिया में यह अभ्यास कौन सा? धर्म गार्जियन हुआ 2026 का। और किसके बीच होता है धर्म गार्जियन? भारत और जापान के बीच होता है। और कहां पर हुआ? उत्तराखंड के चौबतिया में। और आपसे पहले ही पूछा जाता है कि धर्म गार्जियन किसके बीच हुआ, तो भारत और जापान के बीच होता है। और यह उत्तराखंड के चौबतिया में हुआ और 2026 का संस्करण था। वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास, ब्रह्मास्त्र राजस्थान के पोखरण। इतना ही मित्रों, आज हमने प्रयास किया जो 10 क्वेश्चन लाए थे उसके माध्यम से स्टैटिक जीके और जो करंट अफेयर था उसको समाहित करके हमने उससे रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश की। मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, अगर कुछ भी कमियां हैं तो आप लोग कमेंट करें, उसमें अगर सुधार की गुंजाइश रहेगी तो हम सुधार करेंगे। और अवश्य यह मान के चलिए कि हमारा पढ़ाने का मकसद यह नहीं है मित्रों कि हम केवल पढ़ा के चले जाए। हमारा मकसद है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए और आपको पढ़ना न पड़े। इसीलिए मैं एक शब्द को बार बार रिपीट करता हूँ, जो उसके कीवर्ड हैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको वह याद हो जाए। और एक बार अगर वीडियो देख लेंगे और अगर हम टेलीग्राम पे PDF सेंड कर दें तो आप एक बार और देख लेंगे तो यह मान के चलिए 100% आपका परीक्षा में सही हो जाएगा। और कल से जो मैं आज पढ़ाया हूँ उसका पहले आते ही कल रिवीजन कर दूंगा मित्रों, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन। तो पहले रिवीजन, फिर उसका दूसरे अध्ययन किया जाएगा हम लोग। तो पर डे का पर डे अगर रिवीजन हो जाएगा, फिर सैटरडे को एक बार, अगले सैटरडे को पूरे सप्ताह भर का रिवीजन हो जाएगा मित्रों। अगर इसी तरह से रिवीजन होता रहा तो आपको कभी बाहर पढ़ने की आवश्यकता, ना कोई मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आशा करते हैं मित्रों आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी के साथ मित्रों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग खूब पढ़ें और खूब लड़ें। जय हिंद, जय भारत।